Acha bhai, today we're going to talk about the idea of deformation. There is just one just in the chapter left na deformation ka to मैं चाह रहा हूँ मैं तो complete ही करा दूँ अंदर में pending पे रह जाए. It's a small one, won't take us more than 2 classes. When you start off with the idea of deformation basically goes with the idea of changes in the shape and size of an object. So the basic idea behind deformation is the change in shape or size of an object. So that is how we go about the idea of deformation. There are a few things that we need to know. Is that when you deform, you can like stretch an object, you can compress it, you can twist it. There's a deformation called shear. ये आप तब करते हो जब आप ब्रेड पे बटर लगाते हो ना, तो आप फोर्स ऐसे अप्लाई करते हो ऊपर से और लेटरली अप्लाई करते हो, आप ऐसे फोर्स अप्लाई करते हो जिसकी वजह से थिंग्स स्प्रेड आउट, से वो चीज स्प्रेड आउट हो जाती है. इस तरह की डिफॉर्मेशन को shear कहा जाता है. Similarly, bending and buckling. Right? Buckling में क्या होता है कि भाई you actually apply a force on something that was vertical and you see it like bulges out from one side. एक साइड से वो बाहर आ जाते हैं, तो इस चीज को आप कहते हो कि it buckled. So there are different ways in which you can actually deform a body, but what we are interested in are stretch and compresses. So to begin with the idea, whenever you need to stretch something, you need force. And you've been studying force for a while. You know that force is a push or a pull, which is now properly defined as rate of change of momentum. Say a push or pull, or you can also understand it as the rate of change of momentum. What I think is this previous definition of force is easier for you to interpret things when you're deforming it. But whenever you deform something, you either push it or pull it, so you stretch it or compress it basically. Then there is something called extension. Momentum, हाँ बेटा अब्दुल मुसव्विर, आप मेरे ख्याल से उस दौरान हमारे साथ नहीं थे. Momentum is a physical property जिसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. Share the lectures as well of those. So I'll drop a link again in the WhatsApp group so that you can have an idea of what momentum was. But in this chapter, you won't be needing much of momentum, so don't need to worry about it. Extension को कहा जाता है the change in length. लेकिन हम कॉमनली इसको पढ़ते हैं द इंक्रीज ऑफ लेंथ, क्योंकि हम जब एक्सटेंशन का वर्ड अपन सुनते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा लेंथ में इजाफा हुआ होगा, लेंथ इंक्रीज हुई है, इट्स इंक्रीज ऑफ लेंथ ना. लेकिन जरूरी नहीं है. एक्सटेंशन इज जस्ट लाइक एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की भी जो डेफिनेशन है, इट्स नॉट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है भाई. तो एक्सेलरेशन प्लस माइनस दोनों में होती है. इसी तरीके से एक्सटेंशन है. यहाँ पे एक्सटेंशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी. अब अगर ये चेंज पॉजिटिव आ गया कि भाई अगर आप, और इसको निकालने का भी बड़ा आसान सा रास्ता है ना, आपके पास फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अगर आप कर दें तो आपको पता चल जाएगा एक्सटेंशन कितनी आई है. फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. तो अगर आपके पास ये चीज पॉजिटिव आ रही है,
जब एक्सटेंशन इज पॉजिटिव तो आप इसे एक्सटेंशन ही बोलेंगे। कि भाई फाइनल लेंथ इनिशियल से ज्यादा रही थी। और इफ एक्सटेंशन इज नेगेटिव तो आप इसे कंप्रेशन बोलेंगे। तो मतलब फाइनल लेंथ इज स्मॉलर देन इनिशियल लेंथ, कि आपने ऑब्जेक्ट को कंप्रेस किया, उसकी लेंथ को कम कर दिया। तो बिल्कुल वैसे ही एक्सेलरेशन की तरह चलता है। अगर फाइनल लेंथ बड़ी हुई तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर इनिशियल लेंथ बड़ी हुई तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। यानी अगर फाइनल लेंथ को आप छोटा कर देते हो, स्क्वीज इन करते हो। अब मेरे बच्चे यहाँ पे फोर्स और एक्सटेंशन को रिलेट करता हुआ हमारे पास एक छोटा सा रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को या उस लॉ को हम कहते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत सिंपल सा है। हुक्स लॉ कहता है कि भाई द फोर्स अप्लाई on a body is directly proportional to its extension. The force applied on a body is directly proportional to its extension, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगाई जाती है। वो कंडीशन है within the limit of proportionality. अब ये बहुत सिंपल सी बात लिखी गई। उन्होंने बोला भाई आप ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्स लगाओगे उसमें उतनी एक्सटेंशन आएगी, लेकिन ये मामला एक हद तक चलता है, एक लिमिट तक चलता है। उस लिमिट को हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर मैं डायग्रामेटिकली इस बात को थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो ये आपको ऐसे अंदाजा होगा कि अगर आप एक स्प्रिंग को पुल करने की कोशिश करते हैं, say that was a spring and you're trying to pull the spring, तो आप मेरे बच्चे अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाते, ये ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग की। दिस वाज द ओरिजिनल लेंथ। लेकिन जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाएंगे, व्हाट यू विल सी इज दैट द स्प्रिंग इज गोइंग टू स्ट्रेच। तो अब आप एक बात को देख सकते हो कि सर जितनी आप फोर्स अप्लाई करेंगे, इफ यू अप्लाई लेस फोर्स एक्सटेंशन विल बी लेस, if you apply more force extension will be more. ठीक है, जितने फोर्स अप्लाई की जाएगी उतनी ही आपको एक्सटेंशन मिलेगी। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। अगर इस चीज को मैं बोलता हूँ भाई ये मेरी एक्सटेंशन थी, दैट वाज द चेंज ऑफ लेंथ, इसी तरह यहां पे भी मैं कह सकता हूँ दिस वाज द एक्सटेंशन। यहाँ बात सिखाने का मकसद ये है कि बेटा अगर आप फोर्स को एक्सटेंशन से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं, सही, फोर्स को एक्सटेंशन से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है के। यहाँ इस के को हम एक नाम देते हैं, इसके को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। पहले तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब समझाऊं यहाँ पे कि भाई एफ और एक्स को अगर मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ तो मेरा इस बात का मतलब क्या है।
मेरी इस बात का मतलब ये है कि अगर फोर्स का मैं आपके पास एक रिलेशनशिप दूं विद लेंथ एंड एक्सटेंशन, तो देखो मेरे बच्चों, अगर फोर्स 0 होगी तो आपका वायर, आपका स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे होगा। ओरिजिनल लेंथ का मतलब ये, अगर मैं कहता हूं मेरा स्प्रिंग था 10 सेंटीमीटर, अभी कोई फोर्स नहीं लगाई, स्प्रिंग की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसमें एक्सटेंशन 0 है, फिर मैं ओरिजिनल लेंथ को एल बोल रहा हूँ। मैं जब फोर्स अप्लाई करता हूँ, लेट्स से मैं 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता हूँ, लेंथ हो जाएगी लेट्स से 12 सेंटीमीटर। कितना एक्सटेंड हुआ? 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुआ। अगर मैं फोर्स 10 न्यूटन की अप्लाई करूंगा, मैं फोर्स को डबल करता हूं, तो मेरी एक्सटेंशन भी डबल हो जाएगी। जो स्प्रिंग पहले 2 सेंटीमीटर खींचा था, इस बार ये स्प्रिंग स्ट्रेच होके हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, और स्प्रिंग की लेंथ हो चुकी होगी 14 सेंटीमीटर। क्या आपके पास फोर्स में और एक्सटेंशन में एक प्रोपोर्शन नजर आ रहा है? जितने टाइम्स आप फोर्स बढ़ा रहे हैं, उतने ही टाइम्स आपकी एक्सटेंशन बढ़ रही है। आप फोर्स को 10 से 15 न्यूटन कर दें, 3 टाइम्स बढ़ा दें, आपकी एक्सटेंशन भी 3 टाइम्स आएगी। जो पहले 2 आई थी, इस बार वो 6 आएगी। कि अगर 5 न्यूटन लगाने पे 2 सेंटीमीटर खींचा था, तो 15 न्यूटन लगाने पे 6 सेंटीमीटर खींचे। आपकी लेंथ 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हो, 4 गुना बढ़ा दिया आपने फोर्स, तो आपकी एक्सटेंशन भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। 8 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन हुई भी होगी, और आपके स्प्रिंग की टोटल लेंथ पहुंची भी होगी 18 सेंटीमीटर। ये चीज कहलाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, कि भाई एफ एंड एक्स increase by the same proportion. सही, फोर्स और एक्सटेंशन एक ही प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। जितने टाइम्स आप फोर्स बढ़ाते थे, उतने ही टाइम्स आपको एक्सटेंशन बढ़ते हुए भी नजर आ रहा है। So this is how this entire thing is working. ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली बात समझ में आई? ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे दिखेगा और इसमें के की वैल्यू आपको क्या बताती है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चीज है, इसके हम आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं। मेरे बच्चों, दिस के इज ओवर हियर। ये जो मैंने आपको स्प्रिंग कांस्टेंट बोला था, स्प्रिंग कांस्टेंट के is the measure of the stiffness of the wire या spring. स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना, जो की है आपके पास, ये स्टिफनेस की मेजरमेंट, कि हाउ डिफिकल्ट इट इज, लाइक इट इज फॉर यू टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग और कंप्रेस अ स्प्रिंग। क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना, अगर आप फॉर्मूला देखो, F इक्वल के एक्स, तो जो के है वो F अपॉन एक्स के बराबर है, जिसमें F इज द फोर्स अप्लाइड and X is the extension produced. कि भाई आपका स्प्रिंग पे, आपके स्प्रिंग पे कितनी फोर्स अप्लाई की थी और उसमें एक्सटेंशन कितनी आई। अब ये स्टिफनेस की मेजरमेंट कैसे है? इमेजिन करें कि आपके पास 2 स्प्रिंग्स थे या 2 वायर्स थे, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। एक वायर आपके पास थिन था और एक वायर आपके पास थिक था।
या एक स्प्रिंग था जो थिन था और एक स्प्रिंग जो था हमारे पास वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्टिफर स्प्रिंग लग रहा था। इस स्प्रिंग को हम स्प्रिंग ए बोलते थे और इसको हम स्प्रिंग बी बोलते थे। अब यहाँ पे मेरे बच्चे के की जो वैल्यू है ना वो ये बताता ही है कि स्प्रिंग कितना स्टिफ था आपका, कितना हार्ड था उसको डिफॉर्म करना। तो ये जो पतला वाला स्प्रिंग होगा ये आपका सॉफ्ट स्प्रिंग। इसकी के की वैल्यू छोटी सी होगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ भाई इसकी के की वैल्यू है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर का मतलब ये है इफ यू वांट टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय 1 सेंटीमीटर यू नीड 10 न्यूटन ऑफ फोर्स। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ रहा है भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस के ए, व्हाट इज के ए इक्वल 10 न्यूटन सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये होता है 10 न्यूटन फोर्स is needed for 1 centimeters of extension. लेकिन अगर आप स्प्रिंग बी को देखो, स्प्रिंग बी is going to be a hard spring. It's gonna be a stiff one. इतनी आसानी से डिफॉर्म नहीं होगा, थोड़ा मोटा वायर इसमें लगा। इसकी वैल्यू मैं कह सकता हूँ भाई 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर का मतलब ये है कि स्प्रिंग बी को अगर आप 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना चाहते हैं तो आपको 50 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। ये आपके पास मतलब है चीज का के ए और के बी की जो वैल्यूज हैं उनकी सिग्निफिकेंस ये है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के का हमें मतलब पता चला एंड दिस के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्प्रिंग्स। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ like it depends on the design of your spring and on the material of your spring. इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। हमारे क्लिपर पेन्स के अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ होता है, क्लच पेंसिल्स वगैरह में जो स्प्रिंग लगा हुआ होता है वो बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग्स होती है। उनकी के की वैल्यू बहुत थोड़ी सी होती है, आपके थंब की फोर्स में उनको बहुत होती है कंप्रेस करने की। लेकिन आपकी बाइक्स में, कार्स में जो सस्पेंशन सिस्टम्स हैं तो वो आपके पास थोड़े स्टिफ होते हैं, उनको आप थंब से कंप्रेस करने का काम नहीं कर सकते। नहीं बेटा, मैनुअल कार का स्प्रिंग हार्ड नहीं होता। मैनुअल कार का तो स्टीयरिंग आपका हार्ड होता है, उसका मैकेनिज्म अलग होता है। कार के तो स्प्रिंग्स उसके सस्पेंशन में लगेगा। अगर आप अपने पास एक ग्राफ बनाइए फोर्स का अगेंस्ट एक्सटेंशन की, तो भाई क्योंकि आपने ये बात पढ़ी कि सर फोर्स एंड एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो हम ये बात जानते हैं कि ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइंस एंड दे आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
कि भाई f is directly proportional to x, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बनेगी। तो ग्राफ कैसा दिखेगा हमको? हमें ग्राफ ऐसा दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, लेकिन इन दोनों ग्राफ में जो फर्क है वो स्प्रिंग के कांस्टेंट का। एक स्प्रिंग हार्ड है, एक स्प्रिंग सॉफ्ट है। एंड इफ यू वांट टू नो कि व्हिच स्प्रिंग इज हार्ड एंड व्हिच स्प्रिंग इज सॉफ्ट, आपके पास एक बड़ा आसान रास्ता है। तो आसान रास्ता ये है कि पिकअप अ फोर्स and see which spring stretches more। एक फोर्स पिकअप कीजिए और ये देख लें कि कौन सा स्प्रिंग ज्यादा खींचता है। जो स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेच हो रहा होगा वो स्प्रिंग आपके पास सॉफ्ट होगा। अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं तो मुझे ये नजर आएगा कि भाई अकॉर्डिंग टू द ग्राफ्स दैट आई हैव ड्रॉन, मैंने एक पर्टिकुलर फोर्स पे दोनों ग्राफ से आती हुई एक्सटेंशंस को पढ़ा। So this was graph number 1, this was graph number 2. It's pretty clear to me कि भाई हाँ, spring 1 stretches less and spring 2 stretches more। यहाँ पे आप ये बात कंक्लूड कर सकते हो, spring 1 is harder, यानी it has a greater value of k, than spring 2। ठीक है, spring 1 is harder than spring 2, और आप उसका रीजन ये दे सकते हो भाई कि spring 2 stretches more। for the same force। than spring 1। सही, spring 1 is going to be harder one, सही, it will have a greater value of k, और उसका रीजन आपको मैंने कंक्लूड करके बता। other than that I wouldn't suggest you to go for the gradient of your graph। gradients could be misleading, और ये कब होता है कि if I flip your axis, if I put force on the x-axis and extension on the y-axis, the interpretations will change। पता है, अब मामला डिफरेंट है। if I draw two graphs over here, this graph will be of spring number 2 and this will be of spring number 1। अब एक्सिस पलट दो, आपके ग्राफ से फ्लिप होंगे, क्योंकि आपने भी खुद बोला भाई spring 1 is harder ना, तो spring 1 should stretch less। अगर मैं एक फोर्स पिक करूं और उस वक्त जो एक्सटेंशन आ रही है उसको रीड कर लूं, तो 1 को कम स्ट्रेच होना चाहिए और 2 को ज्यादा। ग्रेडियंट के एतबार से देखते आप तो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि 2 का तो ग्रेडियंट ज्यादा है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई जिसका ग्रेडियंट ज्यादा होता है सर उसका के ज्यादा होना चाहिए, तो अभी आप फंस जाते हैं कि भाई ग्रेडियंट तो 2 का ज्यादा है लेकिन उसका तो कॉन्सेप्ट गलत आ रहा है। यहाँ पे तो आपके पास दिस 2 is actually soft, क्योंकि for the same force 2 is stretching more। इसीलिए हमने आपको मशवरा दिया, डू नॉट गो कि भाई जिसका ग्रेडियंट ज्यादा है ये वाला मत जाओ। सिर्फ इस तरह से सोचो कि आपने इस बात को चेक करना है कि एक फोर्स पे दोनों में से ज्यादा कौन सा स्ट्रेच है। जो ज्यादा स्ट्रेच होता है वो सॉफ्ट है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई दिस वन इज अ सॉफ्ट स्प्रिंग। जो ज्यादा स्ट्रेच हो वो सॉफ्ट। अगर आपको के की वैल्यू चाहिए फ्रॉम अ ग्राफ, तो आप सिंपल इतना कह सकते हो कि भाई उस ग्राफ पे से कोई से भी
कोऑर्डिनेट उठा लेना, कोई सा भी कोऑर्डिनेट उठा लेना और उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना। To find the value of k, pick any coordinate on graph and apply f equal kx। कोई भी कोऑर्डिनेट उठाइए और उस पर f equals kx और अप्लाई कर दीजिए। This is how you will be able to find out the value of k without any mistake। बगैर किसी गलती के आप इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। Can we take a constant distance and then check how much force is needed in this graph? हाँ, Abdul Musafir, you can do that as well. So you can pick up any extension and you can check which spring requires more force. So the spring that requires more force is definitely a harder spring. अब यहाँ पे let me tell you one more thing. What if the graph was not of force and extension, but force and length? हाँ बेटा, I shifted the axes over there ना, मैंने axis shift करके दिखाया था। If I draw a graph of force against length, this L is the length of the wire. Uzair, the recordings are shared on the WhatsApp group just after the class. तो आप ये कह सकते हो कि the graph will not start from 0,0, क्योंकि when the force is 0, the wire still has some length now. The graph will start somewhere from above. Sorry, my bad. Somewhere from here. Even though when force was 0, the wire had its own original length. This is L. मैं इसको capital L बोल सकता हूँ. This capital L is the initial length. Initial, or should I say the original length. That is the actual length of your wire. अब जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे वैसे वैसे आपके पास लेंथ बढ़ती चली जा रही है। अगर कोई मुझे ये ग्राफ दे दे और मुझे बोलता है कि भाई आप के की वैल्यू फाइंड आउट, ठीक, अब के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो मुझे कोई ना कोई फोर्स बताएगा, भाई इस फोर्स पे बता दें आप के कितना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल चेक आउट कि भाई अच्छा ठीक है कितनी फोर्स है, और ग्राफ से जो मुझे चीज मिलेगी दैट विल नॉट बी द एक्सटेंशन। ग्राफ से जो मुझे मिलेगा दैट विल बी माय फाइनल लेंथ। So you can read the force at that point and you can find out the final length. Whereas this was your initial length. तो आप फॉर्मूला तो अप्लाई करना F इक्वल के एक्स का, बट के निकाल एक्स निकाल लेना पड़ेगा। फर्स्ट फाइंड योर एक्सटेंशन।
वो आप निकालोगे फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। एक बार एक्सटेंशन मिल गई आपको, अब आप अप्लाई कर दो फॉर्मूला। सही, तो पहले अपने पास एक्सटेंशन निकाल लेना। ग्राफ से एक्सटेंशन डायरेक्टली नहीं मिलेगी क्योंकि ग्राफ लेंथ का कि वायर की लेंथ में कितना चेंज आ। तो आप जो यहाँ से रीड करोगे दैट विल बी योर फाइनल लेंथ। डिफरेंस ले लेना, उसके बाद फिर आप एक्सटेंशन। तो ये थोड़ी सी चीजें जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है व्हेन यू आर वर्किंग विद द आइडिया ऑफ लाइक डिफॉर्मेशन एंड ग्राफ्स। अब यहाँ पे हम एक बात कर रहे थे, जब हमने हुक्स लॉ की डेफिनेशन लिखी थी, हमने कहा था कि भाई ये जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक whatever happens within the limit of proportionality. Limit of proportionality is basically that word जिसके बियॉन्ड आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। ऐसा नहीं होता कि आप जितना चाहो उसे स्ट्रेच करते रहो और फोर्स एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल रहेंगी। मटेरियल लिमिटेशंस होती हैं बहुत सारी चीजें कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बियॉन्ड ये मजीद आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते। तो if you were to stretch that object beyond the limit of proportionality, if we had force on the y-axis against extension on the x-axis, तो कुछ देर तक तो ग्राफ रहता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसके बाद ग्राफ बेंड्स टुवर्ड्स द एक्सटेंशन एक्सिस। खास तौर पे ऐसे मटेरियल जो डक्टाइल मटेरियल्स हैं। डक्टाइल आप केमिस्ट्री में अगर पढ़ते थे तो आपको अंदाजा होगा डक्टाइल मटेरियल्स आर दोस व्हिच कैन एक्चुअली बी drawn into wires, materials that can actually stretch much। तो उनको आप डक्टाइल बोलते हैं, जो खिंच सकते हो आपके पास। तो यहाँ पे this dot that I marked over here, this dot is called the limit of proportionality। ओ लेवल्स में इसको एक और नाम भी दिया जाता है एंड दैट्स कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। In your O level, this point is also called the elastic limit. Okay, this is the point till which your object has a proportionality, and if you are going to apply a force and remove it, your object will return back. यहाँ तक होता है कि आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के छोड़ोगे then object will return back to its original। इलास्टिक लिमिट की जो एक तरह से डेफिनेशन है हमारे पास, elastic limit is defined as the point till which object returns back to original length if the applied force is removed। So, अगर अप्लाइड फोर्स आप रिमूव कर देंगे तो वो वापस ओरिजिनल लेंथ पे आएगा। If a body is stretched beyond elastic limit, it undergoes
permanent deformation. And does not return back to original. तो हमारे पास यहाँ पे इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमें नजर आई। तो होता ये कि इफ यू अप्लाइड अ फोर्स एंड द फोर्स वाज टिल द इलास्टिक लिमिट, ऑब्जेक्ट वापस कि भाई आपने फोर्स लगाई और फोर्स लगा के रिमूव कर दी, तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा और फिर वापस भी आ जाएगा। स्प्रिंग विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल। It will stretch and then it will come back. लेकिन if that thing would have been done beyond the limit of proportionality, अगर आप उसको ज्यादा खींच दोगे तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाए, वापस तो आता है वो, लेकिन ओरिजिनल लेंथ पे रिटर्न करके नहीं। It would come back but it will not return to original length. It would return to a slightly more length. उसमें permanent extension आ जाएगी, इसको मैं XP बोल देता हूँ। There's a permanent extension. So this is when you were stretching it. And this is when it was coming back. So you stretched it beyond its elastic limit. So when you released it, उसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अगर वो 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग था, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड खींच के छोड़ोगे, ये वापस पूरा नहीं आएगा, उसकी लेंथ 11.5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इतनी हो जाएगी। तो हम कभी भी चीजों को परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ लेके नहीं जाते। हमें पता है कि इससे हमें नुकसान है। ठीक है भाई, we'll keep the lesson till here. इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर we'll be completing this chapter. इसमें छोटी सी 2-3 बातें और रह गई हैं, वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद we'll be ending this and we'll be practicing some questions. ठीक है मेरे बच्चों, रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप लोग अपना टेक केयर, अल्लाह हाफिज।